नमस्कार। तो आज एक और नई वीडियो लेकर आप सभी के मध्य में हाजिर हो चुके हैं हमारे चैनल पर। तो हमारी पिछली वीडियोस को आप बहुत ही प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के विषयों पर हम लेकर आने वाले हैं। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है ज्योतिष के ऊपर कि एक्चुअल में कुंडली होती क्या है, कुंडली के भाव कौन सा होता है और उनमें जो राशियां होती हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और हमारे नवग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं ऑल अबाउट कुंडली। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुंडली के बारे में। आप में से बहुत सारे जातकों ने इस कुंडली को अपने पास जरूर देखा होगा, अपने घर में अपने परिवारजनों की कुंडली तो अवश्य ही देखी होगी। परंतु आज हम जो इस पे विशेष चर्चा करने वाले हैं कि एक्चुअल में कुंडली में कौन कौन से भाव क्या क्या दर्शाते हैं और उनमें कौन कौन सी राशियां कैसे कैसे सम्मिलित होती हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि लग्न। इस भाव को हमेशा लगन कहा जाता है। जहाँ पर भी आपके पास आपकी जन्म कुंडली होगी उसमें अगर लग्न या फिर सिंपल ही ऐसे ल लिखा हो तो उसका अर्थ होता है कि लग्न भाव, और इसी को प्रथम भाव भी बोला जाता है। और उसके बाद इसकी जो सीरीज चलती है अब वो समझते हैं। तो यह होता है लग्न भाव, उसके बाद यह होता है द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और ये होता है द्वादश भाव। तो यह होते हैं 12 भाव जिनकी हेल्प से ही जब इनमें राशियां और ग्रह बैठे हुए होते हैं अपनी अलग अलग पोजीशन लिए हुए, तो उनके अनुसार ही ज्योतिष शास्त्र से आपकी जो इन ग्रहों की कुंडली में गणना करी जाती है, जिससे ही आपके भविष्य का विवेचन इत्यादि किया जाता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे उनके पास अपनी कुंडली होती है तो वहाँ पर ल तो नहीं लिखा हुआ होता, सिर्फ यहाँ पर कोई भी मान लीजिए जैसे 1 से लेकर 12 राशियाँ 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियाँ होती हैं। तो मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो यह 4 नंबर जो है यह भाव की संख्या नहीं है, यह राशि की संख्या होती है। क्योंकि भाव को कभी भी नंबर या किसी और से मेंशन नहीं किया जाता, सिर्फ ल लिखा होता है, ताकि यह लग्न भाव है यह आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद उनकी संख्या कैसे चलती है वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपके यहाँ पर कहीं भी 4 नंबर, कोई भी 1 से 12 के बीच में यहाँ कोई भी नंबर लिखा है तो वो वहाँ की राशि होती है। तो राशि के बाद जैसे किसी के भी यहाँ 4 नंबर है तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। तो यह जो है इन 12 भावों में फिर राशियों की संख्या होती है कि यहाँ पर जो 4 नंबर लिखा है वो कर्क राशि को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो जिस भी व्यक्ति की कुंडली यह होगी उसका अगर यहाँ 4 नंबर लिखा है तो वो कर्क लगन का ही जातक माना जाता है, और इसी अकॉर्डिंग यह जो बाकी राशियां बैठती हैं। तो अब तक आपको यह 12 भाव कुंडली के और उनमें स्थित राशियों का पता चल गया होगा कि भाव की कोई भी संख्या नहीं होती, वो आपको स्वयं याद रखना है जैसे मैंने बताया है। और उसके बाद जो नंबर लिखे हुए हैं वो राशियों की संख्या होती है। तो इतना सब समझने के बाद अब हम यह भी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो 12 भाव हैं मेजर मोटे मोटे तौर पर इनमें हम क्या विचार करते हैं, किस भाव से किस चीज़ का विचार किया जाता है, अब उसे समझने की थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। ज़्यादा डिटेल में तो समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, परंतु मेजरली हम ये बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि किस भाव से हम क्या देख सकते हैं। तो जहाँ पर भी ल लिखा है यानी कि आपका लग्न भाव, वो हमेशा डिपिक्ट करता है आपके शरीर को, आपकी बॉडी को, कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यह जो भाव
लग्न हमें बताता है उसमें जो राशि होती है उससे जजमेंट की जाती है, या उसमें जो भी अगर ग्रह स्थित हैं तो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही हमको यह पता चलता है कि इस जातक की शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सुंदर होगा या फिर मध्यम होगा, या उसके शरीर लंबा होगा या छोटा होगा, मोटा होगा या पतला होगा। उस सब का जो भी विचार है वो इस भाव से ही किया जाता है। और दूसरा भाव यानी कि दूसरा भाव इसको बोलते हैं हम धन भाव। धन भाव यानी कि आपके जीवन में जितना भी पैसा जो आप सेव करते हैं वो यहाँ से विचार किया जाता है, और फैमिली भी यहीं से विचार की जाती है। आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बारे में विचार भी इसी भाव से किया जाता है, द्वितीय भाव से। अब बात करते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव जो है वो एक तो मेहनत का भाव होता है कि मेहनत बंदे के जीवन में वो कितना मेहनती होगा, कितना सक्षम होगा अपने आप को साबित करने के लिए। और वहीं ये जो भाव है उस जातक के छोटे भाई बहनों को भी दर्शाता है, तो उनका भी विचार यहाँ से किया जाता है। और चतुर्थ भाव जो है उसको सुख भाव भी बोला जाता है, यानी कि आपके जीवन में जितनी भी सुख संपत्ति यानी कि घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, यह सब इस भाव से देखा जाता है। और दूसरा की माँ, व्यक्ति की माँ का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। ये होता है चतुर्थ भाव। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव जो है वो विद्या का स्थान है, यानी कि विद्या, व्यक्ति अपने जीवन में कितने उच्च कोटि तक विद्या प्राप्त करेगा या उसका नॉलेज पावर कितनी होगी, वो सब पंचम भाव से विचार किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में उसकी संतान का विचार भी पंचम भाव से ही करा जाता है। बात करते हैं छठे भाव की। तो छठा भाव जो है वो कुंडली में थोड़ा सा नेगेटिव रोल अदा करता है। तो यहाँ से हम जो विचार करते हैं व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु, तो इन तीनों चीज़ों का विचार छठे भाव से किया जाता है कि भविष्य में कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं होने वाली, या कोई आपका शत्रु आपके जीवन में प्रभाव ना डाल पाए, या फिर कोई आप पर अगर कर्जा इत्यादि है, तो उस सब का विचार हम छठे भाव से करते हैं। और सप्तम भाव आगे आता है। सप्तम भाव जो होता है हमारे लाइफ पार्टनर का। लाइफ पार्टनर का जो है यानी कि हमारा जो जीवन साथी है उसका विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। और अगर बिजनेस के पर्पस से देखा जाए, बिजनेस में भी जब हम पार्टनरशिप करते हैं तब भी यह सप्तम भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। पार्टनरशिप के लिए जजमेंट भी सप्तम भाव से ही ली जाती है। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। तो छठे भाव की तरह ही अष्टम भाव भी थोड़ा सा नेगेटिव है, तो इसमें जो है इसको बोला जाता है मृत्यु भाव। तो यह भाव जो है वो व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ी आपदा, कोई बड़ी बीमारी जिसका बहुत ही कम इलाज हो, या फिर यह सब चीज़ें जिससे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सके, तो उसका जो विचार है वो अष्टम भाव से किया जाता है। आगे चलते हैं नवम भाव। तो नवम भाव जो होता है वो होता है भाग्य का स्थान। भाग्य भाव बोला जाता है, यानी कि व्यक्ति के भाग्य में क्या क्या लिखा है, या उसका भाग्य अच्छा है या बुरा है। और यहीं से इसको धर्म स्थान भी बोला जाता है कि व्यक्ति की धर्म में कितनी रुचि होगी, धर्म कर्म के कार्य करने में कितनी रुचि दिखाएगा, वो सब जो विचार है वो नवम भाव से किए जाते हैं। आगे आता है दसम भाव। दसम भाव जो है वो कार्य स्थान होता है, यानी कि आपके जीवन में जो भी आप नौकरी इत्यादि करते हैं, जहाँ कोई पर्सनल बिजनेस भी करते हैं, तो उस सभी का विचार दसम भाव से किया जाता है, जिसको कार्य क्षेत्र या फिर कार्य भाव भी बोला जाता है। बात करते हैं एकादश भाव की। तो एकादश भाव बहुत ही उत्तम भाव होता है, क्योंकि यह होता है आय का स्थान, यानी कि इनकम, आपके जीवन में पैसा कितना आएगा और कहाँ से आएगा, जॉब से आएगा कि बिजनेस से आएगा, उस सभी का विचार जो है वो एकादश भाव आय स्थान से करा जाता है। और उसके बाद आता है द्वादश। यह जो स्थान है इसको व्यय स्थान बोला जाता है, यानी कि खर्चे का स्थान। तो छठे और आठवें और 12वें घर को छोड़कर बाकी सारे जो भाव हैं बहुत ही उत्तम होते हैं। यह भी बुरे नहीं होते, हम इनको बुरा नहीं कह सकते, परंतु जो यह चीज़ें भी हमारे जीवन में
हमारे साथ साथ ही चलती हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि रोग कब आ जाए व्यक्ति को, या फिर पैसे का खर्च कब बिना मतलब के हो जाए। उन सब चीज़ों का जो व्यय इत्यादि, जो पैसे की वेस्टेज ज़्यादा होती है, उसका जो विचार है वो द्वादश भाव से किया जाता है। और इस जो द्वादश भाव है वो पॉजिटिव भी है, क्योंकि उसी से हम व्यक्ति जो है वो आजकल जैसे ट्रेंड है कि बाहर जाकर फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो उस फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी हम इसी घर से विचार करते हैं, द्वादश भाव से। तो यह रही हमारी चर्चा कि किस भाव से हम क्या चीज़ का विचार करते हैं। तो आई होप अब तक तो आपको बहुत सरल तरीके से समझ आ गया होगा कि किस भाव से हम क्या क्या चीज़ों का विचार करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें राशियां जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, परंतु फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं भी एक बार इसको अगर यह टॉपिक शुरू करा ही है तो संपूर्ण एक बार विवेचन में आप सभी को बता दूं। तो अब हम बात करते हैं कि 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि 1 नंबर राशि मेष राशि, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर पर होती है कर्क, 5 पे सिंह, 6ठे पे कन्या, 7वें पे तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10म में होती है मकर, और एकादश राशि कुंभ, और द्वादश होती है मीन। चाहे कोई भी जातक क्यों ना हो, इनमें से ही, इन 12 राशियों में से ही उसकी कोई ना कोई एक राशि होती है। और जो यह राशि का निर्धारण है वो भी मैं यही कवर कर देता हूँ कि राशि जो है, एक तो होती है हमारी जन्म राशि, एक होती है नाम राशि। नाम राशि जो है वो हमारे नाम के अक्षर के अनुसार जो है वो बनती है, और जो जन्म राशि होती है उसका जो निर्णय है वो किया जाता है कि जो हमने पहले चर्चा करी कुंडली की, तो आप अपनी कुंडली में यह देख सकते हैं कि जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा होगा, चंद्रमा लिखा होगा जिस भी भाव में, उस भाव में जो भी नंबर लिखा होगा, चाहे 7 नंबर अगर लिखा है और वहीं पर चंद्र लिखा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि आपकी जो जन्म राशि है वो तुला होगी। तो कोई भी अनुष्ठान इत्यादि पूजा वगैरह जब भी आप करते हैं, उसमें मेनली जो है वो जन्म राशि की ही प्रधानता होती है। डेली लाइफ में जब हम डेली का राशिफल इत्यादि देख रहे हैं, तो उसमें जो है हमारी नाम राशि की प्रधानता होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमको डेली लाइफ में हमारे नाम से ही पुकारते हैं। तो डेली लाइफ के लिए हमारे जीवन में नाम राशि की प्रधानता हो जाती है। परंतु अगर कोई पूजा कर रहे हैं या फिर अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो जन्म राशि की ही प्रधानता मानी जाती है। तो राशियों के बाद अब हम चर्चा करते हैं जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु जो है वो बेसिकली ग्रह नहीं है, उनको छाया ग्रह माना जाता है, परंतु नवग्रह में इन्हीं नवग्रहों की चर्चा होती है। यही 9 ग्रह हमारी कुंडली के ऊपर अपना असर और प्रभाव डालते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे जीवन में जो भी हमको प्राप्त होता है या कुछ नहीं भी प्राप्त होता, वो सारा खेल इन 9 ग्रहों का ही होता है। तो अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली ये बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी हो। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम सूर्य की। तो सूर्य जो है वो ज्योतिष शास्त्र में इसको आत्मा का कारक बोला गया है कि यह आत्मा का कारक है। परंतु नॉर्मल लाइफ में जब हम देखते हैं तो सूर्य जो है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बताता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना होगा। और यही जो है वो हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनकी मजबूती इत्यादि जो सारा कुछ है वो सूर्य से ही निर्धारित होता है कि आपके जो हड्डियां हैं वो कितनी मजबूत होंगी। क्योंकि जैसे अब तो साइंस ने प्रूवन कर दिया है कि सूर्य की जो रोशनी है वो हमारे शरीर में विटामिन डी देती है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे ज्योतिष शास्त्र में कितने लाखों साल पहले ही क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक माना गया है कि आपका मन, आपके सोचने समझने की शक्ति या आपके अंदर जितने इमोशंस हैं वो सारे चंद्रमा से ही
निकलते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो जब वो नई नई राशि में जाता रहता है तो उसके हिसाब से आपके जीवन में जो चीज़ें बदलती हैं रेगुलरली, तो वो उसका प्रभाव चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। बात करते हैं मंगल की, तो मंगल जो है वो आपके जीवन में ब्लड का कारक है। जो जितना भी आपकी बॉडी में ब्लड बह रहा है वो मंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। और मंगल जो है वो आपके अंदर एंगर की भावना भी, यानी कि गुस्से की भावना भी मंगल के कारण ही होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा जो जातक मांगलिक होते हैं उनके अंदर जो है वो गुस्से की भावना बहुत ही ज़्यादा होती है। उनका कभी कभी उनका गुस्सा जो वो हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यह सब जो विचार है वो मंगल से होते हैं। बुध जो है, बुध वाणी का प्रतीक है। जो भी आप वाणी बोलते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी बोल दें तो हमको सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे जितने भी हमारे सिंगर इत्यादि हैं जो गायन का काम करते हैं, तो उनका बुध बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसी वजह से उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर होती है और हमको सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बुध जो है वो वाणी का प्रतीक है। गुरु जो है वो है ज्ञान का प्रतीक। आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप किसी चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो सब गुरु ही प्रदान करता है आपको। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कम्युनिटी को लीड करना बहुत अच्छे से जानते हैं, कम्युनिटी उनकी बात सुनती है, तो गुरु जो है उनका मजबूत होता है। तो गुरु ज्ञान का कारक है। और शुक्र जो है वो ब्यूटी का, यानी कि आपकी सुंदरता जो है वो शुक्र पर निर्भर करती है। जिसका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि सुंदरता बहुत अत्यधिक होती है। तो शुक्र जो है वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र से ही आपके जीवन में लग्जरी का भी पता चलता है। जिनका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है उनके जीवन में लग्जरी आइटम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। घर, गाड़ी, बंगले, ऐशो आराम, बहुत ये सब चीज़ें हैं, ये शुक्र से ही रूल होती हैं। बात करते हैं शनि की, तो शनि महाराज तो हमारे लिए एक वरदान ही है। क्योंकि अगर हम शनि महाराज के अकॉर्डिंग जैसा वो चाहते हैं वैसा जीवन जिएं, तो शनि देव हमको इतनी उन्नति, इतना ऐशो आराम देते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। परंतु अगर शनि देव के रूल्स को तोड़ा, क्योंकि शनि देव जो हैं वो एक जज की तरह काम करते हैं, अगर जज के कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो दंड तो अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। तो शनि महाराज बेसिकली हमारी जीवन में जॉब निर्धारित करते हैं। खास तौर पर गवर्नमेंट जॉब को भी, गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी जॉब्स होती हैं उनको भी शनि महाराज से ही देखा जाता है। क्योंकि जिनके कुंडली में शनि महाराज की स्थिति उत्तम होती है, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो यह सब विचार हैं वो शनि महाराज, यानी कि शनि ग्रह से देखे जाते हैं। बात करते हैं राहु और केतु की, तो राहु और केतु बेसिकली मैंने जैसे पहले बताया कि ये छाया ग्रह हैं, परंतु इनका इम्पैक्ट व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो राहु जो है वो एक तरह का ब्रेन है, यानी कि सिर्फ, क्योंकि राहु की अगर आप कभी पिक सर्च करके देखें तो सिर्फ उसका सर है, बाकी बॉडी उसके पास नहीं है, तो सिर्फ दिमाग है। तो दिमाग बहुत कुछ सोच सकता है, परंतु बिना बॉडी के कर कुछ नहीं सकता। तो राहु जो है वो सिर्फ आपके मन में नए नए थॉट्स जो है वो जनरेट करता रहता है। तो इसका आपके ब्रेन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। अगर आपके जीवन में किसी चीज़ के लिए विशेष अट्रैक्शन होती है, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, तो वो सब राहु का ही प्रभाव होता है। क्योंकि यह अट्रैक्ट करता है आपको उस चीज़ के ऊपर। और वहीं केतु जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। केतु जो होता है वो डिटैचमेंट का कारक होता है और डिटैच कर देता है हर चीज़ों से। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन भी है, परंतु फिर भी वो उस धन से बहुत ज़्यादा मोह नहीं करता, क्योंकि उसकी कुंडली पे हो सकता है कि केतु का प्रभाव हो। तो उसको ये मोह माया से बहुत ही दूर रहना ज़्यादा पसंद है। क्योंकि केतु जो है, केतु आपके जीवन में आपको मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए ही होता है। तो जिसकी कुंडली में केतु बहुत ही स्ट्रांग है, तो उस व्यक्ति को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि इस दुनिया के आवागमन से आज़ादी मिल जाती है और भगवान के श्री चरणों में वास मिलता है। तो यह सब कहानी हुई अब नवग्रहों की।
और राशियों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली, कुंडली के भावों के बारे में भी बता दिया कि किस भाव से क्या विचार किया जाता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा एक कुंडली के बारे में। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है एस्ट्रो शिवा 1996, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है उसका, तो प्लीज़ उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली अप टू डेट कोई ना कोई रील, शॉर्ट रील किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ताकि उससे भी आपका ज्ञानवर्धन हो सके। और आज की वीडियो में हमने जितनी भी चर्चा करी है उसमें से कुछ भी अगर आपको ना समझ आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके डाउट को अवश्य क्लियर करेंगे। और यह जो हमारा चैनल है उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो से नॉलेज ले सकें, कोई ना कोई आपका लाभ हो सके। और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि आपका भला तो हो ही रहा है, उनका भी भला करेंगे तो आपको ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।